हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, SRLS गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, BSc थर्ड ईयर की बॉटनी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। मैंने एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स वाले पेपर में अब तक टिश्यूज़ पढ़ाया और स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ाया और हमने पिछले कुछ क्लासेस में रूट का स्ट्रक्चर चालू किया था। रूट का जनरल करेक्टरिस्टिक्स हमने अध्ययन किए थे। आज हम रूट का प्राइमरी या प्राथमिक संरचना की बात करेंगे। जो रूट है वो भूमिगत भाग है जिसमें पर्व एवं पर्व संधियों का अभाव है। मूल गोप इसमें उपस्थित होती है और पार्श्व अंगों का इसमें अभाव होता है जो कि तने में उपस्थित होते हैं। प्राथमिक मूल की जो संरचना है, आंतरिक संरचना, वो निम्न उत्तक तंत्रों से संगठित होती है यानी बनी होती है, जिसमें पहला है एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, दूसरा है कोर्टेक्स और तीसरा है वेस्कुलर सिस्टम। ये स्टेम से मिलते जुलते ही उत्तक तंत्र हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिडर्मिस की। जो जड़ों, अगर हम जड़ का TS काटते हैं यानी जड़ की अनुप्रस्थ काटते हैं तो सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा सिंगल परत या सिंगल लेयर्ड, वो है एपिडर्मिस, जो प्राय अवशोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। इस पर असंख्य मूल रोम पाए जाते हैं। एपिडर्मिस को राइजोडर्मिस या पिलीफिरस लेयर भी कहते हैं। कुरियर के अनुसार मूल रोम की भित्ति पर पैक्टेन, कैल्सिफाइड पदार्थ एवं सेलुलोज इत्यादि यौगिकों का स्थूलन भी पाया जाता है। एपिडर्मिस पर क्यूटिकल का निक्षेपण भी पाया जाता है। कुछ लवणोद्भिद पौधों में जैसे राइजोफोरा में जड़ कुछ घनात्मक, प्रकाशनुवर्ती तथा भूमि की सतह से ऊपर या बाहर की ओर पाई जाती है। इन जड़ों को श्वसन मूल कहते हैं। बाह्य त्वचा का जो प्रमुख कार्य है वो जड़ की सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करता है और जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण भी करता है। स्टेम में जो एपिडर्मिस है उसे एपिब्लेमा भी कहा जाता है। कुछ पौधे जैसे ऑर्चिड्स में बाह्य त्वचा या एपिब्लेमा बहुस्तरीय होती है। इसमें विशेष प्रकार की सेल्स उपस्थित होती हैं। इसे वेलेमन कहते हैं। वेलेमन परत की सेल्स आर्द्रताग्राही होती हैं तथा वल्कुट से जल के वाष्पीकरण को रोकने के लिए सुरक्षात्मक परत का कार्य करती है। अगर हम इसका चित्र देखें स्ट्रक्चर रूट का, तो सबसे बाहर जो लेयर दिखाई देगी वो है एपिडर्मिस, जिसे हम एपिब्लेमा भी कहते हैं, और उसके ऊपर कई सारे रूट हेयर्स की उपस्थिति देखी गई है। इसके भीतर की ओर जो है स्ट्रक्चर वो कहलाएगा कोर्टेक्स क्षेत्र और अंदर जो है वो कहलाएगा वेस्कुलर टिश्यू। तो हमने अब तक बात करी एपिडर्मिस की। अब हम बात करते हैं सेकंड जो इसका उत्तक है यानी कि कोर्टेक्स की। जड़ों में कोर्टेक्स पतली भित्ति वाली सजीव मृदुत्तक कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होती है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस भी पाई जाती हैं। जलीय पौधों में वल्कुट सेल्स विशेष प्रकार के वायुत्तक बनाती हैं। जड़ के कोर्टिकल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होते हैं, किंतु टिनोस्पोरा की जो वायवीय जड़ें हैं उसके वल्कुट में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। वल्कुट के प्रमुख कार्य निम्न हैं। खनिज व अवशोषित जल का संवहन उत्तक में स्थानांतरण वल्कुट कोशिकाओं के द्वारा ही होता है और भोज्य पदार्थों का संचय भी कोर्टेक्स द्वारा ही होता है। हाइड्रोफाइट्स में वायुत्तक की उपस्थिति के कारण जो है ये हाइड्रोफिटिक पौधों को प्लावकता प्रदान करते हैं। जिन प्लांट्स के कोर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है वहाँ ये प्रकाश संश्लेषण के कार्य भी करता है। डाइकोट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के समय वल्कुट सेल्स द्वारा कॉर्क कैम्बियम का निर्माण होता है। ये था द्वितीय उत्तक कोर्टेक्स के बारे में जानकारी। अब हम तीसरा जो उत्तक है उसकी बात करेंगे, वो है एंडोडर्मिस। वल्कुट की जो सबसे आंतरिक परत है या पंक्ति होती है वो एंडोडर्मिस होता है। जड़ों में स्पष्ट एंडोडर्मल सेल्स या लेयर जो है स्पष्ट पाई जाती है। यह स्टील यानी रंभ व कोर्टेक्स की मध्य सीमा निर्धारित करती है, यानी ये मार्केशन करती है, यानी अंदर की तरफ इसमें स्टील होगा, बाहर की तरफ जो कोर्टेक्स क्षेत्र होगा। ये सेल्स ढोलकाकार होती हैं। इन पर सुबेरिन का निक्षेपण पाया जाता है।
कैस्पेरिन पट्टी का पाया जाना एंडोडर्मल सेल्स का प्रमुख लक्षण है। एंडोडर्मिस का जो प्रमुख कार्य है वो ये कोशिकाएं प्रमुखतः जल एवं खनिज पदार्थों के अंदर व बाहर के आवागमन पर नियंत्रण करती हैं। एंडोडर्मल सेल्स में स्टार्च कण खाद्य के रूप में संग्रहित होते हैं। जो चौथा लेयर है या चौथा स्ट्रक्चर जो टीएस में नज़र आएगा, रूट की टीएस में नज़र आएगा, वो है पेरिसाइकिल। जड़ों में एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पेरिसाइकिल एक या एक से अधिक कोशिका परतों के रूप में पाई जाती है। कुछ मोनोकोट्स फैमिलीज में जैसे पामी यानी पाम फैमिली व पोएसी यानी ग्रेमिनी फैमिली में, तथा कुछ डाइकोट्स जैसे फाइकस की वायवीय जड़ों में एवं मोरस एवं सेलिक्स की सामान्य जड़ों में बहुस्तरीय पेरिसाइकिल भी पाया जाता है। यानी वैसे तो पेरिसाइकिल जो है सिंगल परत होती है, परंतु मोनोकोट फैमिलीज़ में जो मैंने उदाहरण बताए उसमें ये बहुस्तरीय पेरिसाइकिल भी पाया जाता है। सामान्यतः पेरिरम की सेल्स मृदुत्की सजीव एवं पतली भित्ति वाली होती हैं। एपियसी या एम्बेलिफेरी यानी जो कि धनिया या सौंफ की फैमिली है, एपियसी या एम्बेलिफेरी कुल के सदस्यों में पेरिसाइकिल में शाइजोजिनस श्रावी नलिकाएं पाई जाती हैं। पेरिसाइकिल के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सेकेंडरी ग्रोथ के समय वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण करने का काम पेरिसाइकिल का ही होता है। पौधों में पार्श्व जड़ों की उत्पत्ति का कार्य भी पेरिसाइकिल द्वारा ही किया जाता है। आवश्यकता होने पर ये कोर कैम्बियम का विकास भी करती हैं। इसके बाद इसके अंदर जो उत्तक है वो है पेरिसाइकिल से ठीक नीचे की तरफ, वो है वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहन उत्तक। मूल में अरीय प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। मूल में या रूट में रेडियल वेस्कुलर बंडल की उपस्थिति देखी गई है। स्टेम में कॉन्जेंट, कोलेट्रल, एंडाक और ओपन प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, किंतु जो रूट है उसमें अरीय प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। यानी कि रेडियल वेस्कुलर बंडल्स की उपस्थिति देखी गई है। जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर उपस्थित होते हैं। एग्जैक्ट कंडीशन यानी बाह्य आदुदारिक जो कंडीशन है वो रूट का मेन कैरेक्टर है, अर्थात प्रोटोजाइलम तत्व जो कि छोटे जाइलम एलिमेंट्स हैं वो अपेक्षाकृत छोटे होंगे और सकड़े होंगे तथा परिधि की ओर व्यवस्थित होंगे, यानी कि बाहर की ओर व्यवस्थित होंगे। अगर हम डायग्राम देखें तो इस तरह से सेंटर में बड़ा और परिधि की ओर जाते हुए ये छोटे हो जाते हैं। तो यानी ये प्रोटोजाइलम है और यहाँ जो है ये मेटाजाइलम है। तो यानी कि मेटाजाइलम यानी बड़ा जो है वो केंद्र में होगा और जो छोटा है प्रोटोजाइलम वो बाहर की ओर या परिधि की ओर होगा। तो इस तरह की कंडीशन को एक्सार कंडीशन या बाह्य आदिदारुक कहा जाता है। केंद्रीय भाग में मज्जा अनुपस्थित या बहुत छोटी होती है। जाइलम व फ्लोएम समूहों की संख्या के आधार पर पौधे में पाई जाने वाली जड़ें निम्न प्रकार की हो सकती हैं। डायार्क यानी द्विदारुक यानी जाइलम गुच्छों की संख्या 2, एग्जाम्पल रफिनस सटाइवस। ये जो चित्र है इसमें ये शो कर रहा है ये जाइलम है और ये है फ्लोएम, यानी 2 जाइलम गुच्छों की संख्या उपस्थित है इसमें, तो ये कहलाता है डायार्क। ट्रायार्क यानी त्रिदारुक, जाइलम गुच्छों की संख्या इसमें 3 होती है, एग्जाम्पल है पाइनस का। ये है कंडीशन ट्रायार्क वाली, यानी 1, 2, 3। इसी तरह से जाइलम भी 1, 2 और ये 3, तो यानी ट्रायार्क कंडीशन पाइनस में देखी गई है। इसी तरह से टेट्रार्क यानी जहाँ जाइलम के 4 गुच्छे हों वो कंडीशन कहलाती है टेट्रार्क। इसमें 1, 2, 3, 4 और इसी तरह से जाइलम भी 1, 2, 3, 4। ये कंडीशन पाई जाती है सनफ्लावर में। पॉलीआर्क कंडीशन भी कई प्लांट्स में पाई जाती है, एग्जाम्पल मोनोकोट्स में, यानी एक बीजपत्री में पॉलीआर्क कंडीशन पाई जाती है यानी बहुदारुक। इसमें जो जाइलम की संख्या है वो ज़्यादा होती है, यानी 4-5 से ज़्यादा होती हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीआर्क। ये डायग्राम जो है ये है सूरजमुखी की युवा मूल का अनुप्रस्थ काट, यानी ये डाइकोट रूट है। इसमें ये टेट्रा कंडीशन दर्शा रखी है वेस्कुलर टिश्यू में। सबसे पहले एपिडर्मिस उपस्थित है, ये है कोर्टेक्स, अंदर की परत ये एंडोडर्मिस, इसके अंदर ये पेरिसाइकिल, ये जाइलम है 4, 1, 2, 3,
4, और इसी तरह से ये फ्लोएम के पैचेस हैं 1 2 3 4। तो ये जो कंडीशन है वो टेट्रा कंडीशन इसमें देखी गई है। अब हम बात करते हैं रूट की एनाटॉमी की, डाइकोट रूट की एनाटॉमी की। डाइकोट और मोनोकोट में विशेषता केवल वेस्कुलर टिश्यूज़ की संख्या की है। जो डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें, यानी हम उसकी एनाटॉमी का अध्ययन करें, तो वही सारे टिश्यूज़ नज़र आएंगे, एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू जो है वो टेट्रा कंडीशन में पाई जाती है। ये जो चित्र बनाया गया है ये द्विबीजपत्री मूल का है। इसी तरह से हम मोनोकोट रूट की एनाटॉमी की बात करें तो इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़, रेडियल वेस्कुलर बंडल उपस्थित हैं, ये रूट का कॉमन करैक्टर है। और जो मेन करैक्टर मोनोकोट का है वो है पॉलीआर कंडीशन, और सुविकसित मज्जा इसमें पाई जाती है। डाइकोट में सुविकसित मज्जा नहीं पाई जाएगी, मोनोकोट रूट में सुविकसित मज्जा पाई जाती है। ये चित्र है मोनोकोट रूट का, ये पॉलीआर कंडीशन है और ये स्पष्ट पिथ है इसमें, और ये मेटाजाइलम है, और केंद्र की ये परिधि की ओर जो होंगे वो प्रोटोजाइलम होंगे। इस तरह से ये मोनोकोट रूट का टीएस है। अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो डाइकोट और मोनोकोट रूट में मेनली जो डिफरेंसेस हैं वो इस तरह से हैं। जो डाइकोट रूट का कोर्टेक्स है वो अपेक्षाकृत कम चौड़ा होता है, और जो मोनोकोट रूट का कोर्टेक्स है वो उसकी तुलना में, डाइकोट की तुलना में ज़्यादा चौड़ा होगा। एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स सुविकसित, और जबकि मोनोकोट्स में जो है कैस्पेरियन पट्टियाँ तरुण जड़ों में तो सुस्पष्ट होगी, परंतु अन्य अवस्थाओं में इतनी स्पष्ट नहीं होती। वेस्कुलर बंडल जो हैं वो इसमें डायार्क, हेक्साक यानी 2 से 6 होंगे, और 6 से अधिक या 100 तक भी हो सकते हैं, वो कंडीशन पाई जाएगी मोनोकोट्स में। प्रोटोजाइलम कोशिकाओं की आकृति सामान्यतः बहुकोणीय होती है, यह छोटी एवं संख्या में कम होती है। प्रोटोजाइलम कोशिकाएं जो हैं मोनोकोट रूट में वो गोल पाई जाएंगी। मज्जा डाइकोट्स में अनुपस्थित है, मज्जा जो है डाइकोट्स में अनुपस्थित है, और मोनोकोट्स में सुविकसित पित्त पाया जाता है। द्विबीजपत्री जड़ों में संवहन रश्मियाँ उपस्थित होती हैं, जबकि संवहन रश्मियाँ जो हैं यानी मेडुलरी रेज जो हैं वो मोनोकोट रूट में अनुपस्थित पाई जाती हैं। इस तरह से ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगले टर्न पे हम रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे। थैंक यू बच्चा।